गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में दो टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एंड फ्रीबीज। इससे पहले हम लोगों ने क्लास की है दैट इज़ 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे कि अगर कोई केस हो गया 2 महीने से ज़्यादा तो आपको वो पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। देन हम लोगों ने पीआरआईज का फिनेंसिस भी किया था एंड उसका स्टैटिक पार्ट भी किया था। अलॉन्ग विथ 130th हम लोग उसके साथ 368 आर्टिकल देखे थे, जो कि हमारा प्रोसेस बताता है या प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द आर्टिकल। तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारा लिस्ट था उसमें हम लोगों ने अभी 2-3 टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज़ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। करंट अफेयर्स में देखें तो 130th एंड पंचायती राज का डिवोल्यूशन ऑफ फंड या जो फंड है, और उसके अलावा आज हम कवर करेंगे दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। आपको मालूम होगा कि अभी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो काफ़ी सारे स्टेट में चल रहा है। आपको मालूम है कि सबसे पहले ये बिहार में स्टार्ट हुआ था जस्ट बिफोर इलेक्शन। यहाँ बिहार में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था एंड सेकेंड फेज़ में गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात वगैरह में उन्होंने दिया है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। और अभी आपको अगर मालूम भी है तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी अगेंस्ट दिस SIR कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ जो पर्सन्स हैं वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि जनरली जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो बैनर्जी लिखते हैं, लेकिन बांग्ला में लिखते हैं तो बंदोपाध्याय लिखते हैं। तो ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ इशू है, तो कहीं ना कहीं जो राइटफुल वोटर्स हैं वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी जो प्रेजेंट सिटिंग CM है, ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि सिटिंग CM ने रिप्रेजेंट किया है अपना केस। सो वो जाके रिप्रेजेंट की उसने। तो अब हम जानेंगे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, ठीक है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज़ एन इलेक्शन कमीशन ड्राइव टू वेरीफाई एंड अपडेट वोटर रोल, एंश्योरिंग एक्यूरेसी, इंक्लूजन एंड फेयर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होल्ड करती है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो वहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो आपका 1952-56 में हुआ था, 61 में हुआ था, 83-84 में हुआ था एंड 2002 एंड 2004 में हुआ था, जो कि लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, ठीक है। बिहार में 2003 में हुआ था एंड रिसेंटली अभी 2025 में हुआ था। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, जब भी बोलती हूँ कि जब भी आप एक टॉपिक करें उसे आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें, कि ताकि आपका क्या है ना कि माइंड मैप बन जाए कि आप कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे। अगर आप को ये ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि अगर 2 पेजर में आया, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया, तो आप इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर आया, दैट इज़ 38 मार्क में आया, उसमें 6 या 7 पेज होते हैं लिखने के लिए, आप उसमें कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो जाएंगे तो यही सारे कंटेंट, बट आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट, अगर आपका स्मॉल मार्कर है मतलब शॉर्ट आंसर है, तो वो आप कैसे लिखेंगे ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि आप सिंपली बता सकते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, या तो आप करंट कंटेक्स्ट में बता सकते हैं कि 2025 में बिफोर इलेक्शन बिहार हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू, बिकॉज हम लोग BPSC लिख रहे हैं तो आप बिहार का कंटेक्स्ट दे सकते हैं, गॉन थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एंड नाउ वेस्ट बंगाल इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं एंड फिर आप डेफिनेशन में जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद आप हिस्टोरिकली भी आप दिखा सकते हैं कि कहाँ का कब कब कैरी हुआ है, 52-56 में हुआ है, 61 में हुआ है, 83 में हुआ है, 92 में हुआ है एंड बिहार में स्पेसिफिकली देखें तो 2003 में एंड 25 में हुआ है। लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हम बात करते हैं तो ये पावर कहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिराइव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आर्टिकल है 324 आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करती है। वहाँ पे सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, उससे ये डिराइव करती है। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ से वो डिराइव होता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 21(3) ऑफ RP एक्ट, ये रट लो आप। अगर SIR आए तो आप ज़रूर लिख देना सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 अलाउज ECI टू कैरी आउट स्पेशल रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ठीक है। फिर उसके बाद एक रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल, 1960 में आया था, जो कि प्रोसेस बताता है कि हाउ टू एनरोल, हाउ टू रिवाइज द इलेक्टोरल रोल, ठीक है।
तो ये रूल्स भी एक बाय रूल्स जो आते हैं, अपार्ट फ्रॉम लीगल बेसिस हमारे कुछ रूल्स होते हैं, तो इस रूल के हिसाब से आपका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता है। तो हमने समझ लिया कि लीगल बेसिस क्या है एसआईआर का, कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव कहाँ से पावर करता है, आर्टिकल 324। और जब भी आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो योर आंसर शुड बी कंटेंट लेडन, एटलीस्ट आप आर्टिकल, सेक्शंस ये सब आप मेंशन करेंगे, तभी तो वो लगेगा कि वो पॉलिटी का आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है नीड या सिग्निफिकेंस क्या है एसआईआर का, क्यों ज़रूरी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। टू रिड्यूस घोस्ट वोटर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, आपको भी मालूम है कि वोटिंग के समय में एक आदमी 2-2, 3-3, 4, इवन 10-12 बार भी जाके वोट दे देता था डिफरेंट पर्सन के नाम से। तो इसीलिए घोस्ट वोटर्स को हटाने के पर्पज़ से ये बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, डुप्लीकेट है, फेक है, एक आदमी यहाँ भी रजिस्टर्ड है, बिहार में भी रजिस्टर्ड है, झारखंड में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो वहाँ पर भी वोट कर रहा है, यहाँ पर भी वोट कर रहा है। तो इस डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हमें ज़रूरत है एसआईआर की। दूसरा है रिफ्लेक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग डेथ कर जाते हैं, कुछ लोग नए इंक्लूड होते हैं, ठीक है, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ लोग नए जगह पे सेटल हो जाते हैं। इसलिए टू रिफ्लेक्ट द डेमोग्राफिक चेंजेस हमें एसआईआर की ज़रूरत है। इम्प्रूव इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई गरीब है जो माइग्रेट करके शहरों में बस गया है, ठीक है, तो वहाँ पे उनके पास इतनी फैसिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके खुद ही मतलब बनाए या ये करे। तो ये सब जो ड्राइव है ना कहीं उनको इंक्लूड करने के पर्पज़ से होता है। वो जाके अप्लाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कैंप्स लगते हैं। तो आपका ये इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज, यंग, डिसेबल्ड एंड माइग्रेंट्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए, जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्योंकि देखिए, अगर एक आदमी 2 जगह से वोट कर रहा है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन से वोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये आपको वायलेट हो रहा है। अगर इंडिया में देखें तो एक ही जगह इक्वालिटी मेंटेन होती है, दैट इज़ ड्यूरिंग द वोट। मेरा वोट वही वैल्यू कंटेन करता है जो कि अंबानी का वोट वैल्यू कंटेन करता है। इसीलिए वोटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आदमी को, गरीब अमीर सबको एक तराजू में रखता है, ठीक है। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होगा कि अगर एसआईआर हो गया और आधार से लिंकेज भी हो गया तो कहीं ना कहीं हम रिमोट वोटिंग पे भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया ही जो कंट्री है जो ईवीएम लाया है। अगर आप एडवांस इकोनॉमीज़ में देखेंगे, यूएस वगैरह, वहाँ अभी भी बैलेट पेपर चल रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो इनोवेशन काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल मिल सके ड्यूरिंग वोटिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए भी हमारे लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो एक्यूरेसी, इंक्लूजन, लेजिटिमेसी, डेमोग्राफिक चेंजेस, प्री इलेक्शन रेडीनेस, ठीक है। इलेक्शन होने से पहले आपका इलेक्टोरल रोल अगर अपडेट हो जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है, ठीक है। कुछ बिहार फैक्ट्स है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बीपीएससी ना कुछ क्वेश्चन होते हैं उसे बिहार के स्पेसिफिक टर्म में पूछ लेता है, तो आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेट्स याद होने चाहिए। तो देखिए, मिड 2025 से जहाँ तक मुझे याद है, जून या जुलाई से स्टार्ट हुआ था। यस, ईसीआई क्वालिफाइड डेट 1 जुलाई 2025 हु आर टर्निंग 18 बाय 1 अक्टूबर वेर एलिजिबल। जैसे कि क्या हुआ कि सपोजिडली मेरा बर्थडे 1 अक्टूबर को है, तो मैं 18 साल की उस समय टर्न कर रही हूँ, तो मैं 1 जुलाई को जाके वहाँ पे अपना क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो इलेक्शन हुआ था अक्टूबर या नवंबर में ही हुआ था बिहार का। तो वैसे आदमी को इंक्लूड करना था जो अक्टूबर 1 तक 18 ईयर्स तक कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। 8 करोड़ वोटर्स एन्यूमरेशन प्लस बीएलओ 4 लाख एंड वॉलंटियर्स। देखिए, इतने सारे 8 करोड़ जो वोटर थे, ठीक है, उनका एन्यूमरेशन मतलब कैसे, क्या, कहाँ से हैं, उनको सारा वेरीफाई करना। फिर आपका बूथ लेवल ऑफिसर्स भी थे, 4 लाख वॉलंटियर्स थे, तब जाके ये आपका जो न्यू अपडेटेड इलेक्टोरल रोल बना था। फिर आपको पता है एससी के पास भी गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कोई जिंदा है फिर भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए थे। तो ईसीआई ने डायरेक्ट किया था कि आप जो डिलीट कर रहे हो ना, वो सारे डिटेल भी पब्लिश होने चाहिए। तो बिहार में भी पब्लिश हुआ था जो अकाउंट्स डिलीट हुए थे या वोटर आईडीज डिलीट हुए थे। वोटर आफ्टर 2020 प्रोवाइड प्रूफ ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट डिटेल्स। आपको मालूम है बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे पहले, कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स था, बहुत लोगों के पास नहीं था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा आप रिकंसिडर कीजिए, एंड गवर्नमेंट ने रिकंसिडर भी किया था, एंड डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसे कम कर दिया था ताकि लोगों को सुविधा हो, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि क्या एडवांटेजेस है एसआईआर का, क्या डिसएडवांटेजेस है एसआईआर का। एडवांटेजेस आपको पता है, क्लीन इलेक्टोरल रोल है, डुप्लीकेट, मल्टीप्लिसी सारी चीज़ हटेगी, एनहांस पब्लिक ट्रस्ट है। ट्रस्ट
ट्रस्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि जब घोस्ट बेनिफिशियरी या कोई ऐसा अनवांटेड आदमी बार बार वोट नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ाता है। एंश्योर इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, वही जो यंग वोटर्स हैं या जिनकी डेथ हो गई है तो एक्सक्लूड हो रहा है, नहीं इंक्लूड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन की भी बात होती है। फिर उसके बाद अपडेटेड टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक चेंजेस, सेम वही जो ऑब्जेक्टिव में है कहीं ना कहीं एडवांटेज में भी आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर्स। आपको मालूम है कि जो किसी को डेथ घोषित कर दिया गया बल्कि वो पर्सन जिंदा था। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, कहीं ना कहीं एक तरीके का सिटीजनशिप वेरिफिकेशन गोज बियॉन्ड द ECI मैंडेट है। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपसे मांग रहा था कि आप हैं कि नहीं सिटीजन। जनरली अगर बॉर्डर एरियाज़ में देखें, जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आ गए हैं, तो वहाँ क्या होता था कि जो माइग्रेंट्स हैं बाहर से आए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जेन्युइन इंडियन भी है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो रही थी अपने सिटीजनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ECI का मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन का। आप मुझे बताइए या सोच के थोड़ा बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको एम्पावर करता है सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए? आपको कुछ याद आया? नहीं। देखिए आर्टिकल 5 में क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप सिटीजनशिप पे लॉज बनाइएगा। तभी हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था और उसी बेसिस पे हमारा डिसाइड होता है कि कौन सिटीजनशिप है। ये ECI का मैंडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। पुअर एंड मार्जिनाइल ग्रुप सेटबैक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर यहीं बिहार का ही आप ले लो या आप वेस्ट बंगाल का भी ले लो, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने, अगर एक माइग्रेंट है जो एक फैमिली है, कभी यहाँ रहती है कभी यहाँ रहती है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। या एक और जैसे बैनर्जी और बंदोपाध्याय का जो बात हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो वो भी वो कैसे गरीब आदमी समझाएगा कि भाई मैं वही सेम चीज़ हूँ, सेम ये इंग्लिश में बैनर्जी होता है, बंगाली में बंदोपाध्याय होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की है, ठीक है। और अगर वाइडर रेंज में देखें तो बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगर बड़े आंसर लिख रहे हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप ऐसे बता देना फिर कंक्लूजन लिख देना, तो कहीं ना कहीं आपके 2 पेजेस में हो जाएंगे। अगर लॉन्ग आंसर है तो क्या करेंगे? तो चैलेंजेस काफ़ी हैं। अगर आप देखो बहुत सारे BLOs ने सुसाइड कर लिया, बता रहे थे कि बहुत वर्क प्रेशर है, नहीं हो रहा है, जो डेडलाइन है उसे बढ़ाया जाए। गुजरात में स्पेसिफिकली किसी ने तो सुसाइड कर लिया या किसी की डेथ भी हो गई हैमरेज से। तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे डिफ़िकल्टीज फेस किया जा रहा था, ठीक है। रिस्क ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, आपको पता है कॉमन एनफ्राइजी है, मतलब जो पर्सन एलिजिबल है वो भी हट सकता है, ठीक है, वही वाली चीज़ है। टाइमिंग बिफोर इलेक्शन कन्फ्यूजन बायस लॉजिस्टिक गुजरात BLO डेथ, वही है कि टाइमिंग बिफोर द इलेक्शन क्या होता है कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ला देता है। क्या होता है, इलेक्शन से पहले ना करवा के 1 साल पहले करा देते, जैसे बिहार में जुलाई में हुआ और अक्टूबर में इलेक्शन होना था, तो ये आप पिछले साल भी करा लेते तो ये काफ़ी अच्छे से एंड मैनेज तरीके से हो जाता। जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं जो आपका कलेक्ट कर रहे देता, उन पर अनवांटेड प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन, बायस, ये सब भी चीज़ें हट जाती। टर्मिनोलॉजीज एंड प्रोसीजर क्लैरिटी, क्या है कि कभी कभी उन्होंने रूल्स ला देते हैं तो टर्मिनोलॉजी जो है कॉमन पीपल लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एंड गरीब लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं केओस क्रिएट कर रहा था। रिसोर्स स्टाफिंग कंस्ट्रेंट, वही BLO डेथ सुसाइड केस है, क्योंकि आपको पता है टीचर्स वगैरह जो है वही लगे हुए थे, ठीक है, उन पे अनवांटेड बहुत प्रेशर आ रहा था और इंडिया में ये सब चीज़ों के लिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत है स्टाफिंग की। डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेसिबिलिटी, आप ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि जो गरीब के पास है उसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, वो कहाँ से पता करेगा कि क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। हम आप जैसे लोग हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है या कोई भी ज़रिया है जानने का कि हाँ गवर्नमेंट ने ये किया है। एक कॉमन आदमी जो फुटपाथ पे रहता है या जो कच्चे मकान में रहता है उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन है, मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट है, ठीक है। जैसे कि आपका एक केस हुआ था, PIL हुआ था बिहार का, जैसे बहुत सारे जो नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, वो कहते थे कि अरे डिलीशन किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप जो हमारा वोट बैंक है उसे डिलीट किया जा रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, ठीक है। तो एक PIL फाइल हुआ था, जो ADR है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ECI को उसने चैलेंज किया था बिहार का SI को, तो ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी है, आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, सिमिलर टू दैट ऑफ रिसोर्स स्टाफ कंस्ट्रेन है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। लो अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, वही मैं बोली कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अभी भी अगर आप जानो, अगर आप बिहार के हो तो आपको भी नहीं मालूम होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना था या नहीं देना था, ठीक है। तो अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन भी नहीं थी। तो इसका वे फॉरवर्ड
क्या होगा कि अगर SIR है ये तो ज़रूरी है क्योंकि हमारी डेमोग्राफी है जो चेंज होते रहती है। अब 2003 तक हुआ है या 1990 में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है रिवाइज रोल, तो अपडेट तो करानी बनती है, ठीक है। तो एक वे फॉरवर्ड ये बनता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंस दिया गया, जहाँ पे पावर दिया गया इलेक्शन कमीशन को अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहाँ पे क्लैरिटी डिफाइन गाइडलाइंस दे दिया जाए ताकि एक आदमी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो वेगली ना करे, वो गाइडलाइंस को वो फॉलो करे एंड वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगा जाए, ठीक है। एंश्योर मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन बैरियर टू अवॉइड ब्लैंकेट डिमांड। कभी कभी क्या होता है कि आपको मालूम है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैमिली रहते आ रही है, बट हो सकता है कि उनके पास कुछ स्पेसिफिक पेपर ना हो, बट ये तो डिनाई नहीं हो सकता ना कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि रादर देन हैविंग अ ब्लैंकेट बैन, कि मतलब नहीं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं हो, आपको वोटर लिस्ट में नहीं माना जाएगा। तो इससे लिए मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऐप से कीजिए, ठीक है, GIS का यूज़ कीजिए, बहुत सारा चीज़ जो है टेक्नोलॉजी से यूज़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइड है, बट कहीं ना कहीं जो पब्लिक एलिजिबल है या जो यूज़ कर सकती है उन्हें भी एक ऐसा मौका दिया जाए, ऐप के थ्रू आप रजिस्टर कर ले रादर देन वो डॉक्यूमेंटेशन करने से, ठीक है। इंक्लूजन फोकस होना चाहिए। अभी जो SIR चल रहा है, अगर आपको मालूम हो तो हर जगह यही न्यूज़ चल रहा है कि अरे इतने लोग हट गए, इतने लोग हट गए। सो पर्पस ऑफ SIR शुड बी to enhance the representation, to enhance the democracy, that is inclusion को बढ़ाना rather than exclusion पे फोकस करने से बेहतर है कि inclusion पे फोकस होना चाहिए, specifically migrants and vulnerables and disables, ठीक है, या old age people। stakeholder consultation है। अभी क्या है कि SIR जो है क्यों बहुत लोगों को नाराज़ कर गया, लीडर ऑफ अपोजिशन है या वेरियस NGOs है, क्योंकि उन्हें कंसल्टेशन में नहीं लिया गया। जब आप बना रहे थे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है, क्या आप उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जब भी ये जब बड़ा रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, तो एक स्टेक होल्डर अप्रोच लेना होता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं लोगों से एंड उनकी फीडबैक्स लेते हैं, उनकी फीडबैक्स लेके हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पोस्ट रोल ऑडिट एंड फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत ही ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अगर वो बना दे रहा है इलेक्टोरल, वो रिवाइज कर रहा है, बट पॉइंट ये है कि उसका फीडबैक भी तो लेना चाहिए। क्या आपने सही तरीके से किया? क्या सही में जो लोग एक्सक्लूडेड थे वो इंक्लूड हुए या और लोग एक्सक्लूड हो गए? तो उसका ऑडिट होना बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। सिंक्रोनाइज विद डिलिमिटेशन एंड पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन। क्या होता है? डिलिमिटेशन होता है। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब होते हैं फिर रीडिफाइन होती है, क्योंकि 10 लाख पे एक MLA या MPs जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है, ठीक है। वो भी आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी एंड फिर लाइन विदड्रॉ करेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो क्यों ना उसी समय जब आप विदड्रॉ कर रहे हो उसी समय हम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करके वहाँ का रोल बना ले, ठीक है। या जब हम पोल रैशनलाइज कर रहे हैं, कभी कभी हम क्या होता है पोलिंग स्टेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द दैट स्टेट या कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो उसी समय क्यों ना हम SIR कर ले। वही बोल रहे हैं कि जो टाइमिंग था इलेक्शन से पहले वो बुरा था। एक्चुअली स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए डिलिमिटेशन के साथ या रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे SIR के बारे में? SIR of electoral roll is crucial exercise for strengthening democracy. No doubt it is very important, but we must focus on SC ruling of Mohinder Singh Gill versus Chief इलेक्शन कमिश्नर। ये एक केस आया था, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी का है तो आपको केस स्टडीज़ अगर मिल जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मोहिंदर सिंह गिल के केस में कहा गया था इंक्लूजन ऑफ वोटर शुड बी द फोकस, ठीक है। इसको हम इस गाइडलाइन को हम अपने मन में रखेंगे कि इंक्लूजन ऑफ वोटर शुड बी the main aspect of the Election Commission of India and power of 324 must be used to uphold the democratic right, ठीक है। एक्सक्लूड नहीं करने के लिए यूज़ करना है उसको, डेमोक्रेटिक राइट को अपहेल्ड करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इन इटसेल्फ इज़ नॉट एन ईवल, वो बहुत ही ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, लेकिन हाँ उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इन आउट जान लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीबीज। देखिए फ्रीबीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इट इज़ लाइक प्लेग, जो कि एक आदमी को डिमोटिवेट करता है काम करने से के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन जो NK सिंह है वो भी कहा था कि फ्रीबीज जो है
ठीक है, वो डिज़ास्ट्रस हो सकता है। एंड इवन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे धनदेकर, वो भी धनदाकर, वो उन्होंने भी कहा था कि फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। तो अब जानते हैं फ्रीबीज क्या है। फ्रीबीज स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, जो डिस्कशन जो हो रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रीबीज जो इलेक्शन से पहले बांटा जाता है, अभी रिसेंटली बिहार में आप देख लो कि जो जीविका दीदीज लोग के लिए डीबीटी 10,000 जो जीविका बिहार में पाया गया, या आप दिल्ली या यूपी में देख लीजिए, इलेक्शन से पहले कहा जाता है कि अच्छा ठीक है 300 यूनिट फ्री देंगे, इतना लीटर्स ऑफ वाटर फ्री देंगे। तो ये जो फ्रीबीज है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है कि जो इलेक्शन से पहले आपको बताया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रीबीज का आप डेफिनेशन आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, फ्रीबीज आर फोस्टरिंग द पैरासिटिक लाइफस्टाइल अमंग द पुअर एंड डिस्करेजिंग देम फ्रॉम विल टू वर्क। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रीबीज का डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीबी का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ पब्लिक वेलफेयर मेजर दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, मतलब इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डीबीटी लाइक 10,000 टू जीविका इन बिहार, 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन यूपी। ये जो है इसे या प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये रेवड़ी कल्चर जो है ये बंद होना चाहिए था। आप इन्हें भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है? फ्रीबीज तो आप देते हैं, तो क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट आप बोल सकते हो या एडवांटेजेस बोल सकते हो या डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, ठीक है। तो आप उस वे में इम्पैक्ट या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे भी है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीबीज का क्या, पहली बात तो सोशल इम्पैक्ट क्या क्या होता है, पॉजिटिव भी है। देखिए फ्रीबीज में जो होता है ना, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये जब चीज़ें फ्री दी जाती है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आप इकोनॉमी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन, इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चों को आज अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छे हेल्थ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो कंट्री के एसेट बनेंगे। सो वो जो इन्वेस्टमेंट है या वो जो खर्च है जो हेल्थ या एजुकेशन पे किया जाता है, आप उसे एग्जैक्टली फ्रीबीज नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ये जो 10,000 बांटा जाता है या आपका यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये फ्रीबीज हार्मफुल है। ये शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, वो बैंडेड का काम कर लेगा, लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सही नहीं है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, क्योंकि बिहार सामाजिक सुधार पेंशन फ्रॉम 100 से 1100 कर दिया। अभी रिसेंटली अगस्त में आई थिंक अनाउंस किए थे नीतीश कुमार जी की जो पेंशन है, जो गरीब हैं, जो विधवा हैं, जो बूढ़े हैं, उनको जो पेंशन है 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हम बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बीपीएससी है, ठीक है। आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिड्यूस पॉवर्टी में। दूसरा है विमेन एम्पावरमेंट, मिड डे मील स्कीम है। आपको पता है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। आपको पता है मैट्रिक जब आप पास करते हैं तो आपको 10,000 रुपया मिलता है, स्नातक मिलता है तो 50,000 मिलता है। फुलफिल बेसिक नीड्स है, पीडीएस सिस्टम है या मिड डे मील स्कीम है। तो कहीं ना कहीं गरीबों का खाना पीना भी हो जाता है, एक हेल्थ का भी एस्पेक्ट आ जाता है ना, एजुकेशन भी उन्हें कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सोशल में इंक्लूसिविटी भी बढ़ाते हैं। वो दिल्ली में पिंक बसेस हैं, अब तो यहाँ बिहार में भी पिंक बसेस क्या बोलते हैं, पिंक ऑटोज चलने लगे हैं जो कि महिलाएं चलाती हैं, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी बढ़ाती है। एक महिला जब बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये पेट्रियार्कल है, जहाँ पुरुष प्रधान देश है, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगी। तो ये सारी सुविधाएं ना उन्हें एक मोटिवेट करती है कि हम बाहर जा सकते हैं, हमारे लिए एक अरेंजमेंट है, और उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड स्टेप। तो जो आपका इंक्लूसिविटी है वो भी बढ़ाता है। इकोनॉमिकल कैसे फ़ायदा करता है? लोकल कंजम्पशन बढ़ाता है। अब जैसे कि 10,000 रुपया दिया गया जीविका दीदी लोग को, तो कहीं ना कहीं उनका परचेजिंग पावर बढ़ा, मतलब वो कंज्यूम करेंगे, वो जाके मार्केट में खर्च करेंगे, तो लोकल कंजम्पशन को ये बढ़ाता है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर लेते हैं तो ये रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी। एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जाता है यूपी पंजाब में, जहाँ पे कि या सब्सिडी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट घटता है। एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट घटता है तो कहीं ना कहीं फार्मर को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मिटिगेट मार्केट फेलियर।
जब भी हम ये फ्री इकोनॉमी में बात करते हैं, ठीक है, फ्री इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो मार्केट परफेक्ट नहीं होता है। तो जो भी मार्केट के फेलियर होते हैं, जो गरीब गरीब बनते जाता है या गरीब के पास नहीं होता, तो इसे सुधारने के लिए ये फ्रीबीज काफ़ी अच्छे हैं। पॉलिटिकल क्या है, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। वेलफेयर एज अ राइट, मतलब वेलफेयर को एज अ राइट हम ले सकते हैं। डीपीएसपी के कॉन्सोनेंस में है, आपको पता है आर्टिकल 3 जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इटसेल्फ सेज वेलफेयर स्टेट हमें एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। 39 में इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन हेल्थ की बात करते हैं। फिर 41 जो है एससीज एसटीज के एजुकेशन की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ये इन लाइन विद द डीपीएसपी है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से मैच खाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पहले सोशल में देखते हैं। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को आपको कोट कर सकते हैं कि ये पैरासिटिक कल्चर बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल है बेरोजगार भत्ता। बेरोजगार भत्ता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिले लगेगा राशि, सपोजिटली मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे बोले गवर्नमेंट कि अच्छा ठीक है, तुमको हर महीने, क्योंकि तुम ग्रेजुएट हो, तुम अच्छे एजुकेटेड हो, हम तुमको बेरोजगार भत्ता देंगे क्योंकि हम आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे 5,000। तो क्या मैं मोटिवेटेड रहूँगी काम करने के लिए? मुझे तो लग रहा है अरे ठीक है 5,000 तो आ ही जा रहा है, मैं क्यों जाके निकलूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली और डिपेंडेंसी कल्चर डेवलप करता है, ठीक है। इसीलिए आपका क्या बोलते हैं, फ्रीबीज का नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा नेगेटिव होता है। पॉलिटिकल क्या है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि हम सबको इक्वल ही ट्रीट करेंगे, तो फिर क्यों किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को आपको एक फ्रीबीज देना या ऐसे देना, तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। इकोनॉमिकल क्या है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। 10,000 आप दे रहे हैं तो स्टेट एक्सचेकर पे काफ़ी बर्डन बढ़ता है। अगर आप पंजाब की बात करें तो उसका जो आउटस्टैंडिंग है डेट है जो 46% ऑफ जीडीपी, मतलब स्टेट जीडीपी है उसका होता है। क्राउडिंग आउट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन क्या होता है कि जब आप ये 10,000 रुपया है, सपोजिटली जो 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये आप ऐसे ही बांट दिए, ठीक है। तो ये 10,000 रुपया किसी और अच्छे पर्पस के लिए हो सकता था, जैसे एजुकेशन या कोई हेल्थ या एक हॉस्पिटल बिल्ड करने के लिए हो सकता था या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हो सकता था। तो क्राउडिंग आउट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। ये पैसा जो हम फ्री में बांट रहे हैं, अगर उसको बांट के ना क्या करते, हम एक एसेट बिल्ड करते, एसेट लाइक स्कूल्स बनाते, हम हॉस्पिटल्स बनाते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, हम रोड बनाते, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता एंड लोगों की सुख सुविधा बढ़ती, ठीक है। इंटरजेनरेशन इक्विटी इफेक्ट होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए तो 10,000 दे दिए, पर क्या वो हमारा आने वाले फ्यूचर का इंटरजेनरेशनल इक्विटी ला रहा है? नहीं लाएगा। इसीलिए ये सब जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो एजुकेशन हेल्थ में होता है, वो कहीं ना कहीं इंटरजेनरेशन इक्विटी रिड्यूस करता है, ठीक है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स हो सकता है, मोस्ट पॉपुलिस्ट मेजर है, आपको पता है पॉलिटिकल है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी XYZ बोल रहा है कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, तो फिर ABC पार्टी बोलेगा हम आपको 300 यूनिट है। तो ये पॉपुलिस्ट कल्चर को प्रमोट करता है, जो कि हैम्पर करता है आपके हमारे इकोनॉमी एंड हमारे क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है फ्रीबीज का, ठीक है। फ्रीबीज अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी, आप ग्लोबल एग्जांपल भी दे सकते हो। श्रीलंका क्यों कोलैप्स किया था, आपको पता है, वहाँ पे थोड़े दिन पहले हुआ था। तो वो क्या किए थे कि वोट पाने के लिए जो उस समय जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बहुत ही हैवी टैक्स कट दे दिया, जो कि सस्टेन नहीं कर पाया गवर्नमेंट, एंड फिर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो पूरा इरोड हो गए और कहीं ना कहीं एक वर्ज ऑफ सिविल वॉर पे श्रीलंका आ गिरा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीबीज जो है ना, वेनेजुला भी एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रीबीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही दिखता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेंसस। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज है जो आपस में कंसेंसस बिल्ड करे कि ये जो फ्री रेवरी कल्चर है इसे हम कम करें, ठीक है। मिसयूज ऑफ वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम को वेलफेयर स्कीम तक ही रहने दे, उसे हम पॉलिटिकल टूल या वोट बैंक पॉलिटिक्स में ना कन्वर्ट करें, ठीक है। फिजिकल प्रूडेंस एंड डेट मैनेजमेंट होना चाहिए। हम वेलफेयर स्कीम जो कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हम अनलिमिटेड है कि हाँ चलो ठीक है हम आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं तो देते जा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। उसमें सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि हाँ हम आपको, क्योंकि आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, तो हम आपको 2 साल तक देंगे, उसके बाद 2 साल तक आपको 2 साल के अंदर नौकरी ढूंढ लेनी है। तो एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए वेलफेयर स्कीम पे। दूसरा है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल। ये बैंडेड लगा के कुछ नहीं होगा। आप एक गरीब के हाथ में 500 रुपया दे दोगे तो वो 500 रुपया जाके 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप वही गरीब को अगर पढ़ा दोगे, उसको हेल्थ अच्छा दे दोगे, मतलब मैल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, और उसे एक अच्छा एसेट ह्यूमन रिसोर्स बना दोगे, तो कौन सा बढ़िया है, 500 वाला है या एजुकेटेड हेल्दी एक पर्सन बढ़िया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रादर देन दिस बैंडेड या रेवरी कल्चर जो है।
रोल ऑफ ईसीआई भी बढ़ सकता है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ईसीआई ही कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स या वोट को ये करता है। तो अभी रिसेंटली उसने स्टेप लिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि फ्रीबीज कैसे फंड हो रही है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने डेटा मांगा था। इसी तरह डिस्क्लोजिंग फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्रीबीज, तो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट कैन मेक श्योर कि जो हो रहा है बिफोर इलेक्शन, स्पेसिफिकली बिफोर इलेक्शन जो फ्रीबीज की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी रोल आता है। कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन का, ये बहुत ही क्लासिकल है कि आप एक आदमी को पैसे देने से बेटर है कि आप उसे कैपेबल बनाइए कि वो अपने हाथों से कमा सके। होता है ना, यू गिव अ मैन फिश, वो क्या करेगा, उसे खा लेगा, लेकिन इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, वो जिंदगी भर फिश पकड़ता रह जाएगा। वही वाला बात है कैपेबिलिटी अप्रोच। रादर देन गिविंग फिश इन द हैंड, आप फिश मत दीजिए किसी आदमी के हैंड में, उसे टीच कीजिए कि कैसे फिश पकड़ना है, ठीक है। दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। लास्टली अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013 में, कि देखिए फ्रीबीज जो है, कलर टीवीज या लैपटॉप जो है वो इन कंकरेंस विद डीपीएसपी है, तो इन इटसेल्फ इट इज़ नॉट एविल, वो सही है, ठीक है। ये केस जो है आपका, जो सुब्रमण्यम बालाजी का केस है, ये कहा है कि जो फ्रीबीज दिया जाता है ये गलत नहीं है, ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल 38 है या 39 है या 41 जो है उसके कॉन्करेंस में है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो करता है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि फ्रीबीज ईविल है, नहीं देना चाहिए? नहीं, फ्रीबीज आर नॉट प्योरली नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है फ्रीबीज, ठीक है। फ्रीबीज शुड ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग वोट कैचिंग इंस्ट्रूमेंट टू बिकमिंग वेल प्लान सोशल इन्वेस्टमेंट, रादर देन उसको हम एक वोट बैंक का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं एंड इट शुड बी अलाइंड विद फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट भी करें, हम अपना पहले पॉकेट देखेंगे, एक गवर्नमेंट अपना पॉकेट देखेगी एंड उसे स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करेगी, खर्च नहीं करेगी, ठीक है। तो फ्रीबीज जो है वो ठीक है, ऐसा नहीं है इन इट सेल्फ वो इविल है। एजुकेशन पे खर्च कीजिए, हेल्थ पे खर्च कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए, तो वो आपका कहीं ना कहीं रिटर्न देगा इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो फ्रीबीज हैं उन पे फोकस ना करें एंड कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल अगर विल होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने ये 2 टॉपिक कर लिया, SIR भी कर लिया, फ्रीबीज भी कर लिया, पहले हम लोगों ने 130th भी कर लिया था एंड PIR भी, तो हमारे 4 टॉपिक्स कवर है, ठीक है। अब एक और है कोऑपरेटिव्स पे मैं करूँगी एक कोऑपरेटिव, ये स्टैटिक प्लस करंट भी हो जाएगा एंड फिर उसके बाद मैं एक स्टैटिक पे डालूंगी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, जहाँ पे हम वेरियस रेगुलेशन एक्ट एंड चार्टर्ड एक्ट भी देखेंगे, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन शॉर्ट में 7 या 8 मार्कर्स में आता है, इसीलिए ये हाई यील्डिंग टॉपिक है, मतलब इससे तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।